Hello, friends. Everyone is talking about India's 2026, but which sector will actually capture this boom? Today, we will analyze one of the high potential sector and one of its stock. दोस्तों, 2026 से भारत को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बट इस उम्मीद में कौन सा सेक्टर है जो अपने आप को प्रूफ करने की क्षमता रखता है? आइए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही एक सेक्टर की चर्चा करेंगे और इसके एक स्टॉक की हम डीप फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। आज मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ। हौसलों के तर्कस में हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखो। इसी ज़िंदा उम्मीद के साथ दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे मौका देंगे कि मैं आपके लिए चुन-चुन के स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने लाता रहूँ। तो आइए बिना वक़्त गवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं दैट इज बैक्ड बाय वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप। और अगर और इस कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों, तो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर इन कंट्री। दोस्तों, आप सबकी हमेशा एक शिकायत रहती है कि जब भी हम किसी स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो वो कंपनी इतनी बड़ी होती है या इतनी पुरानी होती है कि उसमें ऑलरेडी इतना ग्रोथ हो चुका होता है। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नई कंपनी है दैट इज लिस्टेड ऑन अक्टूबर 3 इन 2023 ओनली। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। आप किसी भी स्टॉक को बाई या सेल करने के लिए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की ही सलाह लें। तो अगर हम इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी पोर्ट ऑपरेशन, कार्गो हैंडलिंग और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बिजनेस में काम करती है। दोस्तों, ये केवल एक पोर्ट बिजनेस नहीं है बल्कि एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक बिजनेस है जो पूरे लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। ये सप्लाई चेन किस तरीके से चलता है, आइए दोस्तों इसे हम समझते हैं। दोस्तों, जब कोई शिप पोर्ट पे आता है तो वो एक जगह से सामान दूसरे जगह पहुंचाना उसका मेन पर्पस होता है। सपोज करिए कि कोई सामान कोलकाता पोर्ट पे आया और उसको जाना है बेंगलुरु फॉर एग्जांपल, जस्ट समझने के लिए। तो क्या होता है कि कोलकाता पोर्ट पे मान लीजिए कि सारी चीजें जो भी सामान शिप में आया वो सारा सामान उतारा जाता है और उनको स्टोर किया जाता है, ताकि जब डिफरेंट जो उनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसके तक पहुंचाने के लिए उनको डिफरेंट मीन, मतलब बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय शिप अगेन, इनके माध्यम से उनको पहुंचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, ये पूरे प्रोसेस होने में कई दिन लग जाते हैं। इस कारण इस सामान को प्रॉपर्ली एक जगह कहीं अरेंज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ताकि वो व्यवस्थित और सही तरीके से वहाँ पे रह पाएँ। तो ये पूरा जो सप्लाई चेन है, आने से लेके ये पूरा सप्लाई चेन वापस डेस्टिनेशन यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन पहुँचाने तक, ये पूरा सप्लाई चेन ये कंपनी मैनेज करती है। दोस्तों, अगर इसकी ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ की बात करें तो करंटली इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 177 मैट्रिक टन है, जो एक प्रोजेक्शन के तहत 400 मैट्रिक टन तक फाइनेंशियल ईयर 2030 तक करने का एक लक्ष्य रखा गया है। और इसके पीछे दोस्तों 390 बिलियन का कैपेक्स प्लान भी रेडी है। और बात करें दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा जो बिज़नेस है वो बिल्डिंग एन इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब मैंने जैसे आपको जो समझाया कि ये पूरे सप्लाई चेन को मैनेज करती है। ये सिर्फ़ सोर्स टू डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है, जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुँचाता है। इसके ग्रोथ आउटलुक की बात करें दोस्तों, तो जो एस्टिमेटेड एबिटा है, यानी कि कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर, वो 17% फोरकास्टेड है। और ये किस पीरियड के लिए है दोस्तों? फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2028। ये एस्टिमेटेड है, इसलिए यहाँ पे आपको ईयर्स का साइन दिख रहा है। दोस्तों, अगर इंडिया के पोर्ट और लॉजिस्टिक कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें कि आज तक ये किस तरीके से रहा और आगे किस तरीके से इस बिजनेस का आउटलुक दिख रहा है, इंडियन लॉजिस्टिक मार्केट साइज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2017 में 170 बिलियन डॉलर और 2024 में 228.4 बिलियन डॉलर, और जो फोरकास्टेड है 230 तक वो है 357.3। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरा का पूरा जो मार्केट है वो प्रोजेक्टेड अगर ग्रोथ की बात करें तो 7 टू 8% सीएजीआर के रेशियो से इसको 2030 तक ग्रो करना है। दोस्तों, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात करें यहाँ पे, तो डेफिनेटली इन सब में केवल एक ही चीज़ है, वो है एग्जीक्यूशन। क्योंकि इस कंपनी के जो आगे प्लान है वो सारे प्लान्स बहुत नॉर्मलाइज्ड वे में है। इनका जो कैपेसिटी है दैट दे हैव फिगर्ड आउट कि इनको एक्सपैंड करना है और उसके लिए इन्होंने कैपेक्स प्लान भी रखा है। बट द मेन थिंग इज़ एग्जीक्यूशन। ये पूरा का पूरा प्लान जब तक अगर
वेल मैनर्ड में या एज एक्सपेक्टेड मैनर में एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक आपको इसका पूरा आउटकम नहीं दिखेगा। दोस्तों, अगर इस कंपनी के पेरेंट कंपनी की बात करें तो इसके जो मेन बिजनेसेस है स्टील, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट है। और दोस्तों, अगर इसके हम पेरेंट कंपनी की बात करें तो वो कोई और नहीं बल्कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस ग्रुप इज जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, जिससे हम सभी वेरी फैमिलियर हैं दोस्तों। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ की हम बात करें कि लास्ट वन डिकेड में किस तरीके से ये एक्सपैंड हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 2013 में जो टोटल एक्सपोर्ट था वो 466.22 इनिशियली बिलियन डॉलर था, और 2023-24 में जाके वो 778.21 बिलियन हो गया, जो 67% इंक्रीज को दिखा रहा है दोस्तों। अगर हम सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें कि 2013 से 14 में आप देख सकते हैं कि 314 बिलियन डॉलर का ये सारा बिजनेस था, और 2023-24 में आप देख सकते हैं कि 437.10 यानी कि 39% इंक्रीज हुआ है दोस्तों, सिर्फ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। अगर इस कंपनी के हम बेसिक फंडामेंटल की बात करने जाएं दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप इज द सेकंड इन दिस कैटेगरी। और अगर हम इसके बुक वैल्यू की बात करें तो आप यू कैन कंपेयर विद द अदर्स कि हम इस सेक्टर के जो टॉप हैं दैट इज 4.80, और उसके कंपैरिजन में ये 5.87 है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि 48.80, और अगर इसके अदर कंपटीटर्स की बात करें तो 59 और 58 है। अगर हम इसके ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करने जाए दोस्तों, तो देख सकते हैं कि 7.55, और अदर की बात करें तो अदानी पोर्ट का इसमें बहुत बेटर है। प्राइस टू इक्विटी रेशियो की बात करें दोस्तों, तो 28 है अदर का, और आप देख सकते हैं जिसमें अदानी पोर्ट है। और अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की बात करें तो इसका 37.81 है। और अगर इंडस्ट्री पी की बात करें दोस्तों, तो 26.25 है, ये जो इंडस्ट्री का एवरेज है, और उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसका पी हाई है। डिविडेंड की बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी छोटा सा डिविडेंड भी देती है, क्योंकि नई लिस्टेड कंपनी है इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना इससे उचित नहीं होगा। प्रोमोटर के होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 83.62% का है, जो दैट इज़ बेसिकली एक आप इसको वार्निंग के तौर पे रख सकते हैं, क्योंकि जो एज पर सेबी स्टैंडर्ड 75% होल्डिंग ही प्रोमोटर के पास रह सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में आप इससे एक जो प्रोमोटर साइड है उनके साइड से आप एक स्टेक सेल की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि आगे चल के एक ओएफएस या फिर मे बी वो ब्लॉक या ब्लॉक डील के माध्यम से अपने शेयर को डाइल्यूट करेंगे। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी पे जो कर्ज है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसका रेशियो भी आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री एवरेज है उसी के कहीं आस-पास में है। अब अदानी पोर्ट की बात करें तो 0.85 है और इसका 0.52 है, तो दैट इज़ समहाउ इट प्रोपोर्शनल वे। पेग रेशियो की बात करें जो ग्रोथ को दर्शाता है दोस्तों, तो ये भी आप देख सकते हैं कि समहाउ इट इज़ मोर देन 0.5, तो ये भी ठीक ही है दोस्तों। अगर प्रॉफिट और ग्रोथ की बात करें दोस्तों, तो ये भी आप देख सकते हैं कि 27.35 है। तो आप इस तरीके से इसको फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2022 में इसका जो टोटल सेल्स था वो 662 करोड़ था, और जो बढ़ते-बढ़ते सितंबर 2024 की अगर हम बात करें तो 1000 हो गया, और सितंबर 2025 की बात करें तो ये बढ़कर 1266 हो गया, जो एक प्रोपोर्शनली सेल्स बढ़ते हुए रेशियो में चल रहा है। एक्सपेंसेस की बात करें दोस्तों, तो ये भी थोड़ा-सा बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि मार्च सितंबर 2024 के कंपैरिजन में आप देखिए सितंबर 2005 में थोड़ा-सा एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं बिज़नेस को लेके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में है। 2022 की सितंबर की बात करें तो 341, 23 की बात करें दोस्तों तो 452, और 24 की बात करें तो 521, और 25 की बात करें तो 610। तो ये भी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये भी अराउंड समहाउ 50% के रेशियो को पकड़े हुए है, तो दैट इज़ गुड फ्रॉम मार्जिन साइड। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो ये भी देख सकते हैं कि 2022 सितंबर में 138 करोड़, और अगर सितंबर 2023 की बात करें तो 256, और 24 सितंबर में 375, एंड समहाउ 2025 में अगर हम बात करें तो 369, तो ये भी आपको बढ़ते क्रम में दिखेगा। ईपीएस की हम बात करें दोस्तों, तो ईपीएस आपको पता ही है कि नई लिस्टेड कंपनियों में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है, क्योंकि इनका जो पूरा का पूरा ग्रोथ और डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली ये सारी ईपीएस और ये सारी चीज़ें आती हैं।
तो इन पे भी आपको खास नज़र रखनी चाहिए। प्रॉफिट और लॉस की बात करें दोस्तों, तो अगर ईयरली आप देखें तो सबसे मेजर चीज़ होता है सेल्स, क्योंकि अगर सेल्स जनरेट कर पा रही है कोई भी बिजनेस, तो डेफिनेटली उसमें बाकी सारी चीज़ें ग्रोथ की संभावना होती है। बट अगर सेल ही नहीं होगा तो फिर बाकी ग्रोथ जो भी आ रहा है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइंग द बैलेंस शीट। तो आप सेल्स देख सकते हैं कि 17 में 888 करोड़ का था, जो बढ़ते-बढ़ते अगर टीटीएम की हम बात करें यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, तो 4954 करोड़ है, जो कि आपको एक्स्पोनेंशियली बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है। ये बढ़ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं कि समहाउ इट इज़ नियर बाई 50%, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो 310 करोड़, एंड देन मार्च 23rd में आप देख सकते हैं 750, एंड टीटीएम की अगर हम बात करने जाएँ तो 1610, तो ये भी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा दोस्तों। और डिविडेंड पे आउट की बात करें तो करंटली कंपनी 11% का डिविडेंड दे रही है। बैलेंस शीट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो रिजर्व्स हैं कंपनी के, आप देख सकते हैं कि वो भी बढ़ते क्रम में है। कंपनी ने 2017 में 1798 करोड़ का रिजर्व रखा था, जो आज बढ़कर करीब अराउंड समहाउ 10,000 के अप्रॉक्स में है। तो दैट इज़ अ गुड साइन। ये दिखाता है कि कंपनी के पास जितने सारे रिजर्व है, जितना कैश पड़ा है, तो इसका कंपनी बखूबी यूज़ कर सकती है। बोरोइंग की बात करें दोस्तों, तो आप बोरोइंग भी देख सकते हैं कि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये 5,000 करोड़ के अराउंड में है, जो समहाउ अगर रिजर्व्स के कंपैरिजन में हम देखें तो हमारे पास कैश भी पड़ा हुआ है इस कंपनी में। तो ये एक अच्छे बैलेंस शीट को दर्शा रहा है कि बहुत ज़्यादा बोरोइंग भी नहीं है। अगर टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ होती है, बिज़नेस के बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए ये लेते हैं, और नॉर्मली 1 ईयर के अंदर ये सारे समाप्त हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये भी ठीक है। और दोस्तों अगर हम इसके रेवेन्यू बाइफरफिकेशन की बात करें कि इसके जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से आता है, तो आप देख सकते हैं कि जो कार्गो वाइज, जो इसका बिजनेस मॉडल कार्गो वाइज है, वो आयरन ओर से 32% आता है। थर्मल कोल्स का जो कार्गो बिजनेस है उससे 29% बिजनेस इनका है। नॉन थर्मल कोल से आप देख सकते हैं कि 25.5%। लिक्विड एंड गैस से, जो कि बहुत, जिसमें मार्जिन बहुत हाई होता है दोस्तों, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 29% का, और कंटेनर बिजनेस में 0.5% का है। और अदर बल्क कार्गो में भी आप देख सकते हैं 2% का इनका बिजनेस आता है। अगर रेवेन्यू वाइज बाइफर्केशन करें कि कौन से पोर्ट से कितना आता है इनका बिजनेस, तो देख सकते हैं आपकी जो इनका जयगढ़ पोर्ट है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग मच बेटर देन अदर। इनका 41% रेवेन्यू जयगढ़ पोर्ट से आता है। फिर धर्मतार पोर्ट, साउथ वेस्ट पोर्ट, मैंगलोर, मैंगलोर में आप देख सकते हैं कि दो हैं। फिर पैरादीप आयरन ओर टर्मिनल, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें जिस तरीके से पोर्ट वाइज इनका रेवेन्यू आता है। अब हम रिस्क की बात करते हैं थोड़ी दोस्तों, कि इस कंपनी के साथ रिस्क क्या है। सबसे मेजर रिस्क है दोस्तों डिपेंडेंसी ऑन ग्रुप कार्गो। आप देख सकते हैं कि जो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो इनका जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, उसके जो बाकी कंपनियां जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, इन सब के बिजनेस ही यहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट होते हैं, मतलब उनके बिजनेस को ही ये ज़्यादातर कैटर करती है। इसलिए इसकी जो बिजनेस पे एक डिपेंडेंसी है वो इसके पेरेंट ग्रुप पे बहुत ज़्यादा है, जो करंटली 51% है। यानी टोटल बिजनेस का 51% बिजनेस इसे अपने पेरेंट ग्रुप से ही मिलता है। दैट इज ए रिस्क। अगर और रिस्क की बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड में आप देख ही सकते हैं कि कितनी सारी वॉलेटिलिटी चल रही है, और स्टील डिमांड को लेके बहुत ज़्यादा ही हमेशा वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो जिस पे ये बिज़नेस बेसिकली बहुत डिपेंड करता है। और अगर बात करें दोस्तों, तो जो इनका एग्ज़ीक्यूशन रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इनका सारा प्लान लार्ज कैपेक्स प्रोग्राम पे बना हुआ है, मतलब फ्यूचर ड्रिवन है, ये सारी चीज़ें होंगी, और होंगी इज़ ठीक है, बट द मेन थिंग इज़ कि एग्ज़ीक्यूशन, कि उसका एग्ज़ीक्यूशन अगर उसके प्लान के अकॉर्डिंगली होता है, तो देन वेल एंड गुड, अगर वो नहीं होता है, देन देयर इज़ अ रेड फ्लैग ऑन दिस बिज़नेस। इसका एक और मेजर रिस्क है दोस्तों, कि ये पूरा का पूरा बिज़नेस कहीं न कहीं गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है। तो कंट्री का किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रोड मैप है, प्लान है, या फिर बजट में किस तरीके से उस चीज़ को लेके बातें होती हैं, बजट एलोकेशन होता है, इन सब पे ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें पैटर्न की दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोमोटर की होल्डिंग 83.61 है, जो कि मैंने आपको बोला कि एक ये रेड वार्निंग है, आप इसको रेड फ्लैग समझ सकते हैं,
क्योंकि बेसिकली दोस्तों सेबी के रूल के अनुसार जो रेशियो होता है वो 75 और 25% का होता है। मतलब प्रमोटर को 75% स्टॉक ही अपने पास रखने होते हैं और 25% जो स्टॉक्स हैं उसको डाइल्यूट करके पब्लिक के बीच में देना होता है। आप देख सकते हैं कि एफआईएस की अगर होल्डिंग की हम बात करें तो ये 7.30 और डीआईएस की होल्डिंग की बात करें तो 2.63 और अगर पब्लिक की शेयर होल्डिंग की बात करें तो 5.63 और अदर्स भी इसमें 0.89 है। यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि जैसे जो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग है वो 85.61 थी मार्च 2025 में, जो जून क्वार्टर में आपको थोड़ी सी घटते हुए दिखेगी। तो ये बेसिकली जो मैं आपको एक फ्लैग रेज कर रहा हूँ कि प्रोमोटर की होल्डिंग अगर 75% से ज़्यादा है तो वो अपने शेयर होल्डिंग को कम करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए वो ओएफएस लेके आएँ या फिर ब्लॉक डील के माध्यम से भी वो अपना शेयर डाइल्यूट करेंगे दूसरे को। सिर्फ ये देखने की इसमें बात है कि ये जो शेयर डाइल्यूट हो रहा है, जो प्रमोटर अपने शेयर को बेच रहे हैं, 75% के रेशियो को बनाने के लिए, वो शेयर जा कहाँ रहा है? वो शेयर क्या बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं एफआईएस, डीआईएस उनके पास जा रहा है या पब्लिक के पास जा रहा है? अगर ये शेयर का जो ट्रांसफ़र है अगर एफआईएस, डीआईएस की तरफ होता है, तो ये इस शेयर के लिए, इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स अगर आते हैं, स्टॉक में एंट्री करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। बट अगर ये सारा कुछ अगर पब्लिक की तरफ जाता है, तो ये एक थोड़ा-सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जैसे जो शेयर होल्डिंग है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, आप 2024 में अगर दिसंबर की बात करें, देख सकते हैं 4,38,570 है और अगर हम मार्च 2025 की बात करें, तो ये 4,36,000 यानी कि शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम हुए हैं और ये जब ज़्यादा कम हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये पब्लिक में ही कहीं न कहीं या फिर अदर्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा-सा कम हुआ है और अगर हम मार्च से जून की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 4,36,000 से 4,39,000 हो गए। तो यहाँ पे जो ये बढ़ा है, ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये शेयर होल्डिंग कहीं न कहीं पब्लिक के बीच में आई है। इस रीज़न से ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़े हैं। तो आगे चल के हमें इन चीज़ों पे भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर अपने रेशियो को कम कर रहे हैं, तो वो शेयर कहाँ जा रहा है? एफआईएस, डीआईएस के पास जा रहा है या फिर पब्लिक की भागीदारी बढ़ रही है? स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज फॉर द फर्स्ट मूवर। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई अ पैटर्न बिफोर इट ब्लास्ट, देन ओनली योर इन्वेस्टमेंट विल रिवॉर्ड यू, एल्स यू आर अमंग द रेस्ट ऑफ पीपल। दोस्तों, अगर इस पैटर्न को आपको पहचानना है और मार्केट में अपडेटेड रहना है, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी अपडेटेड विद द स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल दैट बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी इन्वेस्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।